चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एन अफर्मेटिव वन, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है गिवन ऑप्शंस को। यहां पर देखो सेंटेंस जो मेन हमारा सवाल वाला है, दिस इज इनकम्प्लीट। अब देखो इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जाना चाहिए। यह ना या तो क्वेश्चन गलत है या फिर इसका डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शंस निर्देश जो दिया गया है वो गलत है। क्योंकि निर्देश क्या किया गया है कि सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलिए, लेकिन अगर सवाल को देखोगे तो ये पहले से ही अफर्मेटिव है, क्योंकि नेगेटिव होने के लिए कोई नेगेटिव वर्ड चाहिए ना, जैसे नो, नॉट, नथिंग, नाइदर, नन, नोबडी, नोवेयर, इनमें से कोई एक चाहिए। यहाँ पर तो ये ऑलरेडी अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव को फिर से अफर्मेटिव में कैसे नहीं चेंज किया जा सकता है। सो दिस इज द वेरी फ्रंट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। हम लोग का कुछ एक दिन पहले एग्जाम हुआ था वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। एग्जाम जो कंडक्ट हुआ वो हुआ था क्लर्कशिप पार्ट 1 एग्जाम, पार्ट 1 के लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस जितने भी हैं उसमें क्लर्कशिप का पोस्ट होता है क्लर्क का, उसका पार्ट 1 एग्जाम हुआ था और ये एमसीक्यू बेस्ड में हुआ था। उसी का ये क्वेश्चन पेपर का पहला पेज है। यह बुकलेट सीरीज ए का। देखो यहाँ 2023 लिखा गया है, जबकि एग्जाम तो हुआ था हमारा 16 और 17 नवंबर 2024 को। 4 शिफ्ट में हुआ था, ये पहला शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि 16 तारीख वाला। 2023 इसलिए लिखा गया है क्योंकि नोटिफिकेशन 2023 में आउट हुआ था। टाइम था 1.5 घंटे का, 100 नंबर का फुल मार्क्स था। टॉपिक्स था इंग्लिश का, जनरल स्टडीज का और अरिथमेटिक का। हम लोग आज देखने वाले हैं इंग्लिश के जो भी 30 क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चंस को लॉजिक के साथ में, ग्रामर के साथ में करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। हालांकि आंसर के ऑफिशियल आंसर के अभी तक नहीं छोड़ा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर छोड़ दिया ऑफिशियल वेबसाइट में, क्योंकि इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लाने नहीं दिया था, रख लिया था, तो ऑफिशियल वेबसाइट ने पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर छोड़ दिया है। आप लोग डाउनलोड करके देख लेना। चलो फिर शुरू करते हैं। अच्छा एक और बात, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद में दोज हु विल पास दिस एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर द पार्ट 2 एग्जामिनेशन। ये पार्ट 1 था ना, तो पार्ट 2 नेक्स्ट एग्जाम होगा और यह डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होगा। लैंग्वेज टेस्ट करेगा, इंग्लिश और आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज था हिंदी, बंगला, उर्दू या नेपाली, संथाली, इनमें से कोई एक। इंग्लिश कॉमन टू ऑल होगा। मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में। देखते हैं हम लोग पहला सवाल की तरफ। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन के साथ में सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक खाली जगह दिख रहा है आप लोगों को। द कस्टम्स वेयर सर्चिंग डैश ड्रग्स एट द एयरपोर्ट। देखो सर्चिंग वर्ब है, सर्चिंग के साथ में ज्यादातर या ऑलवेज टाइप का है, जो भी कोई चीजों को ऑब्जेक्ट रहता है उसके पास में, तो फोर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, FOR, फोर का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये करेक्ट आंसर। दरअसल ये क्वेश्चन बेस्ड है फ्रेजल वर्ब पर। जब भी किसी भी वर्ब के साथ में कोई प्रेपोजिशन लग के एक नया वर्ब या नया मीनिंग का निर्माण करते हैं तो उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ऐसे कई सारे और भी फ्रेजल वर्ब होते हैं, जैसे एक तो हुआ सर्चिंग फॉर, उसी तरह से हो सकता है लुक फॉर। लुक फॉर मतलब भी होता है खोजना दरअसल, जैसे यहाँ पर है ना सर्चिंग फॉर मतलब खोजना। द कस्टम्स वेयर सर्चिंग फॉर ड्रग्स एट द एयरपोर्ट। कस्टम्स लोग, सीमा शुल्क के ऑफिसर लोग ड्रग्स खोज रहे हैं, एयरपोर्ट में खोज रहे थे। तो उसी तरह से ओन के साथ भी बनता है, जैसे होल्ड ऑन, इंतजार करना के लिए होता है। इनके साथ भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं ब्रेक इन, यानी डिस्टर्ब करना। एट के साथ भी होता है, जैसे लुक एट, देखना, अटेंटिवली देखना। दीज आर द फ्रेजल वर्ब्स। दिस इज द वेरी सेकंड क्वेश्चन। बोल रहा है ही एक्सीडेड डैश माय रिक्वेस्ट। यहाँ पर भी देखो प्रीपोजिशन से ही फिलअप करना है। तो एक्सीडेड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन ही रहता है, वो होता है टू। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो टू यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन डी एक्सीडेड टू। एक्सीडेड टू कहने का मतलब है कोई बात को मान लेना, जैसे ही एक्सीडेड टू माय रिक्वेस्ट, उसने मेरा रिक्वेस्ट को, अनुरोध को मान लिया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सिनोनिम ऑफ द वर्ड इक्विवोकल। इक्विवोकल का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची कहने का मतलब समान अर्थ रखने वाले शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्बिगुअस, या हम यू भी कह सकते हैं, अनसर्टेन भी कह सकते हैं, या अनक्लियर, ये भी हो सकता है आंसर में। इक्विवोकल, एम्बिगुअस मतलब क्या, अनक्लियर, अनसर्टेन यानी अनिश्चित, अस्पष्ट। यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया गया है ना, ये दरअसल इसी सवाल का एंटोनिम है। एंटोनिम है।
तो बाय द वे याद रखोगे इक्विवोकल मतलब एम्बिगुअस और अस्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दे आर मैन लाइक बिल्ड एंड स्टेचर। इन दिस सेंटेंस लाइक हैज बीन यूज्ड एज ए पब्लिक एंड। यहां पर एक सेंटेंस दिया गया है यहां से लेकर यहां तक, इसमें एक वर्ड आया है लाइक। तो बोल रहा है ये जो लाइक वर्ड आया है ना, यह लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच का किस रूप में व्यवहार हुआ है सेंटेंस में। देखो देखो लाइक जो वर्ड आया है किसके आगे आया है, यह है बिल्ड और स्टेचर, ये दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि नाउन ग्रुप है, नाउन के आगे लगा है, और नाउन के आगे लगा है तो नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं, तो इसलिए लाइक हमारा हो जाएगा ऑप्शन है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से फिल इन द ब्लैंक आया है, और यहाँ एक तरह का होमोफोन्स या होमोनिम्स टाइप कर दिया गया है, यानी कि सेम साउंड और स्पेलिंग में थोड़ा मैचिंग रहेगा, बट मीनिंग जिसका एकदम डिफरेंट रहता है। ही कुड नॉट डैश खाली जगह टू सी हिज ब्रदर इन एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रेस। तो वह अपने भाई को नहीं, क्या नहीं देख सकता, अपने भाई को किसी भी प्रकार का तकलीफ में, डिस्ट्रेस में। तो क्या नहीं सकता, देखो बेयर का मतलब तो होता है अनकवर्ड, नंगा जिसको बोलेंगे बेयर मतलब, और इस बेयर का मतलब होता है ड्रिंक वाला। ये तो इसी का पास्ट टेंस है, जन्म देना या सहना। करेक्ट आंसर दरअसल होगा ऑप्शन डी, BEAR बेयर। इसका मतलब होता है टॉलरेट, बर्दाश्त करना, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं सहना, बर्दाश्त करना। बोल रहा है कि ही कुड नॉट बियर, यहाँ पर होगा BEAR वाला बियर, टू सी हिज ब्रदर इन एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रेस। वो अपने भाई को किसी भी प्रकार का कष्ट में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मिला है मीनिंग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आई लाइक, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। आई लाइक आइसक्रीम का क्या करा है, विच ऑफ द रेस्पॉन्सेस इज करेक्ट फॉर द स्टेटमेंट। यहाँ पर जो रेस्पॉन्सेस दिया गया है ऑप्शन ABCD में, इसका रेस्पॉन्स है, यानी कि इसका जवाब है, जवाब वाला स्टेटमेंट है, उसमें से कौन सा सही है बोल रहा है। तो देखो आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, अगर सामने वाला ऐसा कह रहा है, आपका दोस्त ऐसा कह रहा है, तो आप क्या कहोगे कि हाँ मुझे भी पसंद है, यही कहोगे, या मुझे पसंद नहीं है ये कहोगे। लेकिन गिवन ऑप्शंस में कहीं पर भी नेगेटिव वर्ड नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट जो होगा रेस्पॉन्स में वो हमेशा अफर्मेटिव बनेगा, यही कहना चाह रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो सामने वाले कहेगा मुझे भी पसंद है, तो ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो हमेशा सो से बनता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, जो कि पहले वाला जो सेंटेंस है उसके टेंस के आधार पर आएगा, उसका वर्ब को देख के पता चल जाएगा। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आता है जो कि पहले वाला सेंटेंस में ही रहता है। तो सो से शुरू होने वाला तो सभी है यहाँ पर, सिर्फ ये नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो सो हुआ, उसके बाद में जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, वो कैसे कैसे चुनेंगे, तो यहाँ पर देखो वर्ब क्या है, लाइक। लाइक एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो उस वक्त हेल्पिंग वर्ब हो जाता है डू या फिर डज हो जाता है। डू ही होगा यहाँ, क्योंकि लाइक्स नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सो डू, और सब्जेक्ट क्या है इसका आई, तो सो डू आई, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, सो डू आई, मुझे भी पसंद है, इसका ये मतलब हुआ। अगर ये नेगेटिव रहता तो नाइदर से करना पड़ता। बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए डैश ऑफ वुल्व्स, वुल्व्स माने भेड़िया। तो देखो गिवन ऑप्शंस में अगर देखोगे आप, हर्ड, कॉलोनी, ड्रॉप, पैक, इन सभी का मतलब होता है झुंड, जिसको हम लोग हिंदी में झुंड कहते हैं, या समूह, ग्रुप। दरअसल ये ना एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, जिसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टिव नाउन्स। एग्जैक्टली अगर इसका वर्ड बोलेंगे तो कलेक्टिव नाउन्स कहा जाना चाहिए। कलेक्टिव नाउन का ही एक एग्जाम्पल है जो झुंड को बताता है, लेकिन हर वर्ड का हर ग्रुप के लिए अलग अलग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हर्ड इस्तेमाल हम लोग करते हैं जनरली कैटल्स के लिए, पशुओं के लिए, ड्रॉप भी उसी के लिए किया जाता है। और कॉलोनी इस्तेमाल करते हैं हम लोग चींटियों के लिए, एंड्स के लिए, जैसे ए हर्ड ऑफ काउज, अ हर्ड ऑफ कैटल्स, अ हर्ड ऑफ बफेलो, अ हर्ड ऑफ हॉर्सेस। कॉलोनी हम लोग कहते हैं अ कॉलोनी ऑफ एंड्स। और पेक जो व्यवहार करते हैं ना, ये जनरली वुल्फ जैसे जानवरों के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, अ पैक ऑफ वुल्व्स, भेड़ियों का एक झुंड।
क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, कम एंड मीट मी इन माय ऑफिस, फुल स्टॉप। बोल रहा है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज मी। ये जो मी व्यवहार हुआ है ना यहाँ पर, ये मी पार्ट्स ऑफ स्पीच का किस भाग में आएगा? बहुत ही आसान सवाल है। तो मी एक प्रोनाउन है, ये तो एकदम जग जाहिर, बहुत आसान सवाल है। कोई भी नाउन के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। तो 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नंबर 9 देखते हैं। द फेमिनिन जेंडर ऑफ ड्रोन। ड्रोन का जेंडर चेंज करने बोल रहा है। देखो, ड्रोन दरअसल फीमेल बी को कहते हैं। हनी बी होता है ना, उसको। इसका फेमिनिन जेंडर एग्जैक्टली अगर हम बात करें ना, तो वो होता है क्वीन, या फिर वर्कर भी कह सकते हो, वर्कर बी। ऑप्शन में कहीं पर भी क्वीन नहीं है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर अगर इसी ऑप्शन से चुनना है ना, तो बी को हम डाल सकते हैं। बट ये एग्जैक्टली अगर हम लोग लैंग्वेज का शुद्धता के रूप में बात करें तो ये भी सही नहीं है। एक्चुअली में यहाँ कोई ऑप्शन ही करेक्ट नहीं, क्योंकि क्वीन देना चाहिए था। फिर भी अगर कमीशन आंसर इसमें लगाता है तो वो बी को ही जरूर लगाएगा। तो और नहीं लगाया तो सभी को मार्क्स मिल जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और आते हैं एग्जाम में, जैसे डो। डो दरअसल कहा जाता है हिरन के बछड़े को। उसमें भी जो फीमेल होगा उसको डो कहा जाएगा, और जो मेल होगा उसको कहा जाता है बक। उसके बाद फिल्ली भी, जो यंग हॉर्स होता है उसमें से फीमेल वाला को फिल्ली कहा जाता है, और मेल वाला को कोल्ट कहा जाता है। याद रखें, ये एग्जाम में पूछता भी है। डक तो ड्रैक डक जानते ही होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन वर्ड है, इसको रिप्लेस करना है और मीनिंग को भी सेम रखना है। तो देखते हैं। आई बेग्ड हिम टू रिकंसिडर हिज डिसीजन बट रिफ्यूज्ड टू यील्ड। मैंने उसको उसके फैसले पर दोबारा चर्चा करने के लिए, दोबारा सोचने के लिए समझाया, लेकिन वो नहीं माना। टस से मस नहीं हुआ, इनकार कर दिया करने से, सोचने से इनकार कर दिया। यहाँ पर रिफ्यूज टू यील्ड का मतलब क्या हुआ? मतलब मैंने उसको इतना समझाया लेकिन वो हिला नहीं, टस से मस नहीं है, यानी कि अपना पांव एकदम जमा के ही रखा, इधर से उधर नहीं हुआ। तो ऑप्शन बी में देखो वही बात को कह रहा है, पुट हिज फुट डाउन। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। दरअसल दरअसल ये एक इडियम्स है। इडियम मतलब समझ लो एक तरह का ग्रुप ऑफ वर्ड्स या मुहावरा टाइप का, जिसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है बट आंतरिक अर्थ होता है। तो अपना पांव जमा लेना, टस से मस नहीं होना, मतलब क्या? इनकार कर देना कोई काम को करने से। तो रिफ्यूज टू यील्ड मतलब ही तो होता है कि करने से इनकार करना है। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसका पुट हिज फुट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, तो पैसिव फॉर्म बोल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या देखो, ये देखो, इज बिल्डिंग द वॉल, ये द सब्जेक्ट है, वाल ऑब्जेक्ट है। तो पहले तो वाल इधर आएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जब हम लोग एक्टिव से पैसिव करते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है? सब्जेक्ट का सब जगह में, और जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट का जगह में जाता है। और जनरली हम लोग बाय लगाते हैं, हमेशा बाय लगेगा जरूरी नहीं है। और ये वर्ब के हिसाब से हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखो वर्ब क्या है? इज बिल्डिंग, तो ये हो जाएगा इज या एम या आर, जरूरत के हिसाब से। आर बीइंग बिल्ट, एक नया वर्ड आना चाहे बीइंग, तो ये देखो बीइंग सिर्फ यहाँ लगा है और बाकी जगह है भी नहीं। तो द वॉल यहाँ आ गया, देखो इज हेल्पिंग वर्ब लगा है, बीइंग लग गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ, बाय भी लगा, और ये जो सब्जेक्ट था द मैसन, ये चला गया ऑब्जेक्ट के रूप में। कोई जरूरत नहीं आपको मीनिंग जानने का, सिर्फ वर्ड्स को पहचानने से हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। एंटोनिम ऑफ द वर्ड मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का एंटोनिम पूछ रहा है। एंटोनिम मतलब अपोजिट इन मीनिंग, विपरीतार्थक शब्द। मैग्नानिमस का मतलब एक्चुअली होता है जिसको नोबल पर्सन हम लोग कह सकते हैं, उदार। उदार जिसको कहेंगे, जैसे यहाँ कह सकते हैं सिनोनिम जेनरस होगा सिनोनिम। लेकिन यहाँ पूछा है एंटोनिम, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल्फिश, यानी स्वार्थी, बिल्कुल, जो दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। मैग्नानिमस मतलब होता है जो दूसरे के बारे में, भलाई के बारे में सोचता है, परोपकारी, बेनिवोलेंट भी कह सकते हैं इसको सिनोनिम के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ही रिप्लाइड दैट ही वर्कड व्हेनेवर ही लाइक्ड, दिस इज एन। देखो सेंटेंस का भाग पूछा, ये भी बढ़िया ठीक ठाक लेवल का यहाँ पर ग्रामर पूछा है। अक्सर लोग ऐसे ग्रामर में छोड़ देते हैं, नहीं जानते हैं। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, एक्सक्लेमेटोरी। देखो यहाँ दो क्लॉज है, एक यहां से लेकर यहां तक।
ही रिप्लाइड दैट ही वर्कड, उसके बाद फिर यहां से लेकर ही लाइक्ड और व्हेनेवर से जोड़ने का काम किया गया है। तो जब भी कोई WH से जोड़ने का काम होता है ना, तो वो कंप्लेक्स सेंटेंस में चला जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका, कंप्लेक्स सेंटेंस। ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं मैं, क्योंकि हालांकि इसका कई सारे तरीका है, जैसे कि सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब वाला सेंटेंस हो, एक ही क्लोज हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लोज हो, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज हो। कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे जिसमें एक से ज्यादा मेन क्लोज हो। इस तरह से कई उसके डेफिनेशन है, लेकिन शॉर्टकट तरीका समझ लो कि किससे वो लिंक हुआ है। अगर वो WH से लिंक हुआ है, दैट से लिंक हुआ है, एच से लिंक हुआ है, ठीक, और भी कई सारे हैं, तो जनरली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चला जाता है। और अगर बट से लिंक हुआ होता, एंड से लिंक हुआ रहता, सो से लिंक हुआ रहता, येट से लिंक हुआ रहता, फोर से लिंक हुआ रहता, तो वो जनरली कंपाउंड सेंटेंस में जाता है। फैन बॉयज बोल के इसका एक निमोनिक भी है, शॉर्टकट भी है। बाय द वे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कंप्लेक्स सेंटेंस, कि व्हेनेवर से यह सेंटेंस जुड़ रहा है, व्हेनेवर वाला WH क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन, फिर से यहाँ पर एक अंडरलाइन है, इसको रिप्लेस करना है गिवन ऑप्शंस में से। द बिल्डिंग वॉज डेमोलिश्ड लास्ट ईयर, बिल्डिंग लास्ट ईयर ध्वंस हो गया, गिरा दिया गया। डेमोलिश मतलब जिसको गिरा दिया जाता है, ध्वंस कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दरअसल पुल डाउन। ये एक फ्रेजल वर्ब है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। पुल डाउन पास्ट टेंस में इसलिए ईडी लगा है। पुल डाउन मतलब जिसको ध्वंस कर देना, गिरा देना। उसी तरह से ये भी एग्जाम में आता है, जान लो इसको भी। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है दरअसल रिड्यूस, यानी कम करना कोई चीज को। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एन अफर्मेटिव वन, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है गिवन ऑप्शंस को। यहां पर देखो सेंटेंस जो मेन हमारा सवाल वाला है, दिस इज इनकम्प्लीट। अब देखो इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जाना चाहिए। यह ना, या तो क्वेश्चन गलत है, या फिर इसका डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शंस, निर्देश जो दिया गया है वो गलत है। क्योंकि निर्देश क्या किया गया है कि सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलिए, लेकिन अगर सवाल को देखोगे तो ये पहले से ही अफर्मेटिव है, क्योंकि नेगेटिव होने के लिए कोई नेगेटिव वर्ड चाहिए ना, जैसे नो, नॉट, नथिंग, नाइदर, नन, नोबडी, नोवेयर, इनमें से कोई एक चाहिए। यहाँ पर तो ये ऑलरेडी अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव को फिर से अफर्मेटिव में कैसे नहीं चेंज किया जा सकता है। बहुत कोई इसका करेक्ट आंसर लगा सकता है इस तरह से, दिस इज कंप्लीट बोल के, या दिस इज नॉट इनकम्प्लीट बोल के, बट यहाँ पर तो नेगेटिव हो जाएगा नोट करेंगे तो, और अफर्मेटिव में बनाने बोल रहा है, तो इसीलिए ये ना गलत सवाल है। इसमें सभी को मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, कमीशन इसको ठीक कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।